नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी इकाई 2। इसके पहले हम लोग इकाई 1 पढ़े थे, तो आज इकाई 2 में पढ़ाऊँगी आप लोगों को भारतीय शिक्षा आयोग 1882। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के पहले वुड का घोषणा पत्र आया था, जिसको कि एडम महोदय ने भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा था। उसको अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा था। तो वुड के घोषणा पत्र की जो शिक्षा नीति थी उसको लागू हुए 25 वर्ष से अधिक का समय हो गया था, और उस जो वुड के घोषणा पत्र में जो शिक्षा नीति थी उस पर पुनर्विचार होना आवश्यक था। कि कंपनी सरकार का ये नियम था कि वो हर 25 वर्ष के बाद जो शिक्षा नीति बनाती थी उस पर पुनर्विचार करती थी। तो वुड के घोषणा पत्र को लागू हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया था और उस पर पुनर्विचार होना आवश्यक था। तो क्या उस समय जो लॉर्ड रिपन महोदय ने 3 जनवरी 1882 को इस आयोग का गठन किया। 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। जनवरी 1882 को लॉर्ड रिपन महोदय ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, और इस आयोग में 20 सदस्य थे, जिसमें कि 7 सदस्य भारतीय थे। कुल सदस्य 20 थे, जिसमें कुल सदस्य थे इस आयोग में 20, जिसमें कि 7 भारतीय सदस्य थे। तो इसमें क्या हुआ, फिर एडम महोदय ने क्या किया कि जो वायसराय की तत्काल काउंसिल के सदस्य थे सर विलियम हंटर, उन्हीं को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही, अर्थात सर विलियम हंटर के नाम पर ही, इस भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाने लगा। इसको भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाने लगा इस आयोग को। तो अध्यक्ष के नाम पर ही इस आयोग को हंटर कमीशन, आयोग के नाम पर ही इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही हंटर कमीशन के नाम से हम जानने लगे या जाना जाने लगा था। तो ये आयोग 1882 में बना था। इसमें 20 सदस्य थे। लॉर्ड रिपन महोदय ने 3 जनवरी 1882 को इस आयोग का गठन किया, और इसमें 20 सदस्य थे, जिसमें कि 7 सदस्य भारतीय थे, और इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, और उसी हंटर महोदय के नाम पर इस आयोग को हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से जाना जाने लगा। अब हम देखते हैं इस आयोग का क्षेत्र। आयोग का क्षेत्र कि इस आयोग ने किन किन क्षेत्रों में सुझाव दिया, या सुझाव देने के लिए किन किन क्षेत्रों को चुना। आयोग का क्षेत्र, आयोग के क्षेत्र में जो पहला भी इसमें लॉर्ड रिपन महोदय ने क्या सोचा कि जो सबसे अधिक जो विचारणीय चीज उनको लगी, उसमें भारत के जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके बारे में, प्राथमिक शिक्षा के विकास के बारे में सबसे ज्यादा इस आयोग ने सोचा, या लॉर्ड रिपन महोदय ने सबसे ज्यादा लॉर्ड रिपन महोदय
को सबसे ज्यादा भारतीय शिक्षा की जो प्राथमिक शिक्षा थी, भारत की जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके बारे में, उसके विकास के लिए लॉर्ड रिपन महोदय ने सोचा और उन्होंने इस आयोग का जब गठन किया तो उसमें निम्नलिखित सुझाव दिए, कई बिंदु पर सुझाव अपना दिए, जिसमें पहला बिंदु था कि जो 1854 का उड का घोषणा पत्र था, या जो 1854 का उड के जो 1854 के का उड डिस्पैच था, उसमें जो घोषित शिक्षा नीति थी उसका पालन किस सीमा तक हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उड के घोषणा पत्र में घोषित शिक्षा नीति थी उसका पालन कितने सीमा तक हुआ है, किस हद तक उसका पालन हुआ है, और जो शिक्षा नीति है उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो पहला बिंदु उड के घोषणा पत्र पर विचार करना था। और नंबर 2 था इसमें कि जो भारत की जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है और उसके बारे में अपना क्या सुझाव देना है, उसके बारे में क्या नियम बनाने हैं। नंबर 3 था कि जो सरकार है जो सरकार है वो प्राथमिक शिक्षा पर और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि इसके पहले यही था कि प्राथमिक शिक्षा, जैसे हम कोई प्राथमिक शिक्षा कहीं की प्राथमिक शिक्षा लेके चलते हैं तो जिस प्रकार मकान की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी होता है, वैसे ही उच्च शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा है उसको मजबूत बनाने के लिए पहले प्राथमिक शिक्षा का मजबूत होना जरूरी है। तो इस आयोग ने यह भी देखा कि जो सरकार है, जो उस समय की सरकार है, वो सिर्फ ऐसा तो नहीं, सिर्फ जो ऊंची कक्षाएं हैं, जो उच्च शिक्षा है, जो माध्यमिक शिक्षा है उसी पर ध्यान दे रही है और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके बारे में सुझाव इस आयोग ने दिया था, इस सेंट्रल कमीशन ने दिया था। नंबर 4 था कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो राजकीय स्कूल है उनकी क्या भूमिका है, और इस संबंध में भी जो हंटर कमीशन था या जो भारतीय शिक्षा आयोग था इसने अपना सुझाव देना चाहा या शिक्षा नीति इसके बारे में अपनी देनी चाहिए। नंबर 5 था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो मिशनरी स्कूल हैं उनकी क्या भूमिका है, वो अपना योगदान किस प्रकार से दे रहे हैं, और इसके संबंध में भी जो सरकार थी उस सरकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए या सरकार को अपनी शिक्षा नीति देनी चाहिए। और जो नंबर 6 था या सबसे अंतिम बिंदु जो था वो ये था कि भारत के शिक्षा व्यवस्था में जो व्यक्तिगत शिक्षा थी, जो व्यक्तिगत प्रयास थे, उनकी क्या भूमिका है। तो व्यक्तिगत प्रयास में जैसे उस समय जो आरबी फारसी के स्कूल चलाए जा रहे थे या ऐसे स्कूल जहाँ पे संस्कृत की पाठशालाएं जो थी, तो उनका क्या प्रयास है इस प्राथमिक शिक्षा में। इस सरकार ने या इस आयोग ने ये भी देखा या इस बारे में भी अपना सुझाव दिया। तो अब हम देखेंगे आयोग का प्रतिवेदन। आयोग का प्रतिवेदन कि आयोग ने अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये सारे बिंदु तो हो गए कि किसके किसके बारे में सुझाव देना था। तो अब हम देखेंगे कि आयोग ने अपना क्या प्रतिवेदन दिया, क्या रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। तो इसके लिए क्या किया इस आयोग ने कि 7 सदस्यों को नियुक्त किया और उनको 7 सदस्यों की नियुक्ति करने के बाद उनको उन लोगों ने कलकत्ता के जो शिक्षा संबंधी दस्तावेज थे, कलकत्ता के शिक्षा संबंधी दस्तावेज को उसमें क्या था कि विशेष रूप से जो उड का घोषणा पत्र था उसके बारे में अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया। 7 सदस्य नियुक्त किए गए इस आयोग के और उन 7 सदस्य थे 7 सदस्य, उन लोगों ने कलकत्ता की शिक्षा संबंधी जो नीति थी, जो सरकारी दस्तावेज थे, विशेषकर उड का जो घोषणा पत्र था उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया। और जो उसके सदस्य थे वो 7 माह सदस्य जो थे वो भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किए। तो पहला काम हुआ कि
7 सदस्य थे, जिन लोगों ने कलकत्ता के जो शिक्षा संबंधी दस्तावेज थे, जिसमें विशेषकर उड का जो घोषणा पत्र था उसके बारे में गहराई से अध्ययन किया, और फिर 7 माह में भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, और जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, उसका समग्र रूप से, विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और उसके बारे में जो विभिन्न बिंदु थे उसके बारे में अध्ययन किया, और फिर इस पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को उन्होंने मार्च 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया, और उसमें फिर सरकार ने उस प्रतिवेदन को 770 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन तैयार किया, जो कि एक बहुत बृहद दस्तावेज था, और इसको इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर विस्तार से सुझाव दिए गए थे। तो एक बार हम फिर प्रतिवेदन को देखेंगे छोटे रूप में, कि इसमें पहले 7 सदस्य थे, उन लोगों ने कलकत्ता के जो शिक्षा संबंधी दस्तावेज थे उसका अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया, और विशेष रूप से उड के घोषणा पत्र का अध्ययन किया, और फिर 7 माह तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, और उसके बाद मार्च 1883 को एक 770 पृष्ठों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर सुझाव दिए गए थे। तो बच्चों, आज के वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।